आइए मैं वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ एक्सरसाइज 3 क्लास 12 का एक्सरसाइज 3 जिसका कि आप देख रहे हो चैप्टर्स का नाम है मानव प्रजनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव प्रजनन। कैसा प्रजनन? लैंगिक प्रजनन ये करता है, यानी आप कह सकते हो मनुष्य लैंगिक प्रजनन करने वाला एक सजीव प्रजक प्राणी है। सजीव प्रजक यानी कि वी पेरस, जिसको आप कहते हो शिशु को उत्पन्न करने वाला स्तनधारी प्राणी। इसलिए मानव को कहा जाता है लैंगिक प्रजनन करने वाला सजीव प्रजक प्राणी है। मानव एकलिंगी होते हैं, ये आप भी जानते हो। एकलिंगी वैसे प्राणी कहा जाता है जिनमें नर और मादा जनन तंत्र अलग अलग सदस्य पड़ होते हैं। मानव को एकलिंगी प्राणी कहा जाता है। इतना ही नहीं, मानव के बारे में कहा था कि स्पेशल गुण में लिख रहा हूं लैंगिक निरूपता, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। खास करके इस गुण के बारे में, इस लक्षण के बारे में बताता हूं, सुनिएगा। कहा था वैसे प्राणी जिनके बाह्य लक्षणों के आधार पर नर और मादा को अलग अलग हम पहचान सकते हैं, वैसे गुण अगर पाए जाते हैं तो उनमें कहा था लैंगिक द्विरूपता है। लैंगिक लिंग के आधार पर दो रूप यानी दो अलग अलग सदस्य में बांटा जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि लैंगिक द्विरूपता पाया था किसमें? मानव में, क्योंकि स्त्री और पुरुष की पहचान हम बाहरी लक्षणों के आधार पर करते हैं। मानव के प्रजनन तंत्र, सामूहिक प्रजनन तंत्र देखा था दो तरह के अंग पाए जाते हैं जनन तंत्र में। एक को कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसको आप कहते हो इंग्लिश में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इसमें आप खासकर कह सकते हो ऐसे अंग होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग जो युग्मकों की उत्पत्ति करती है। किसकी? युग्मकों की। युग्मक अर्थात नर में शुक्राणु और स्त्री में अंडाणु। युग्मकों की उत्पन्न करने वाले अंग को प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। इनको एक और नाम से पुकारा जाता है गोनैड, यानी कि इसे जनक भी कहा जाता है। दूसरा चीज कहा जाता है ऐसे अंग युग्मक की उत्पत्ति के साथ साथ हार्मोन की भी उत्पत्ति करता है। अलग अलग, पुरुष में अलग हार्मोन, स्त्री में अलग हार्मोन की भी उत्पत्ति करता है। कहा जाता है नर में जनक के रूप में विट्सन को माना जाता है और मादा में जनक के रूप में अंडाशय को। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, विट्सन को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। इतना नहीं, जनन की क्रियाविधि को, जनन की क्रियान्वयन को नियंत्रण करने वाले हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, कभी आपने पढ़ा होगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग एंटेरियर पोर्शन, अग्रपिंड से स्रावित होने वाला एक विशेष हार्मोन जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन, GONADOTROPIN। ये स्रावित होता है और जनन की क्रियाविधि को नियंत्रण करता है। गोनेडोट्रोपिन के रूप में दो हार्मोन FSH और दूसरा हार्मोन LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लिग्नाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन को कॉमन रूप में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है, जो कि जनक की क्रियाविधि का नियंत्रण करता है। आइए दूसरा मैं बात करूं सहायक जनन ग्रंथि, लैंगिक ग्रंथि, सेकेंडरी कह सकते हैं या एसेसरी कह सकते हैं या द्वितीयक कह सकते हैं, जो कह दीजिए। द्वितीयक लैंगिक अंग का है, सेकेंडरी का है, सहायक का है, एसेसरी का है। या लैंगिक अंग युग्मक की उत्पत्ति तो नहीं करता, लेकिन लैंगिक क्रिया के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता। जैसे कैसा कैसा सहायता? युग्मकों का संग्रहण, जिसको एकत्रण भी आप कहते हैं, युग्मकों का एकत्रण, युग्मकों को पोषण प्रदान करना, युग्मक का स्थानांतरण करना। इतना ही नहीं, युग्मक का क्रियान्वयन करना। इन सभी क्रियाओं में सहायता करने वाले अंग को लैंगिक सहायक लैंगिक अंग या द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। नर में देखा जाता है द्वितीयक लैंगिक अंग के रूप में आपके होते हैं अधिविर्सन, आपका होता है शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग, शेषन। ये नर के सहायक अंग के रूप में होता है। ऐसे ही मादा के सहायक अंग के रूप में अंडवाहिनी, जिसको फैलोपियन नलिका कहते हैं, गर्भाशय, योनि, इसी के साथ साथ स्तन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, ऐसे ऐसे ग्रंथियां सहायता करती है। ये मैंने नर में बताया, वो मैंने मादा में बताया सहायक ग्रंथियां। नर में भी ग्रंथि के रूप में प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्रंथि, ऐसे ऐसे ग्रंथियां भी सहायता करती है। इन सबको आप
सहायक अंग के रूप में कहते हैं। आइए मैं नर मादा का बोध किया, इसी को मैं अलग अलग जनन तंत्र को अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ समझाने का कोशिश करता हूँ। आइए मैं बात करूं नर जनन तंत्र, यानी मानव का जो नर जनन तंत्र है उसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया पार्ट्स ऑफ व्यू, जिसको आप लेटरल व्यू कह सकते हैं, साइड व्यू कह सकते हैं। इसमें आपको साइड व्यू, फ्रंट व्यू में यहाँ पर दोनों आपके विल्सन यानी कि टेस्टिस दिखता है, लेकिन साइड व्यू मैंने एक दिखाया कि संपूर्ण संरचना में अलग अलग करके मैं बता सकूं। आइए साइड व्यू में आपको दिखाना चाहता हूँ एक एक पार्ट। मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ, ध्यान देखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं नर का स्क्रोटम, स्किन का बना हुआ स्क्रोटम है। स्क्रोटम खास करके एक थैलीनुमा संरचना होती है त्वचा से बनी हुई, जिसमें कि विल्सन होती है, 2 विल्सन होती है, लेकिन मैंने एक दिखाया, आगे चल के मैं डिटेल्स बताऊंगा। साइड व्यू है। इस विल्सन के ऊपर मैंने एक क्वाइट स्ट्रक्चर दिखाया, इसको एपिडर्मिस, जिसको आप कहते हो हिंदी में अधि विल्सन कहते हो। ये क्वाइट स्ट्रक्चर होता है, काफी घुमा घुमा होता है। इससे जब शुक्राणु विल्सन में बन जाता है, जिसको आप टेस्टिस कहते हो, इसमें जब शुक्राणु यानी कि स्पॉन्स बनता है, ये एपिडर्मिस होते हुए ये शुक्रवाहक है, ये नलिका, जिसको आपने हिंदी में शुक्रवाहक का और इंग्लिश में आप कहते हो भाषा डिफरेंस कहते हो। इसे होते हुए ये शुक्रवाहक आते आते ये मूत्राशय के ऊपर से घूमते हुए एक बैग नुमा संरचना, ये भी 2 रहता है, लेकिन मैंने यहाँ एक दिखाया, इसको शुक्राशय हिंदी में कहते हैं। इस स्टर्नल वेजाइकल्स में आके स्टोर होता है। यहाँ पर और भी द्रव मिल करके सीमेंट बनता है, इसको विड्स कहते हैं। और ये विड्स इस इजाकुलेटरी डक्ट, जिसको आप स्खलन नलिका कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट होते हुए मूत्रमार्ग में आता है, जिसको आपने यूरेथ्रा कहा। मूत्रमार्ग होते हुए ये सिस्टम के अंदर मूत्रमार्ग आता है, जिसको आप पेनिस कहते हो। पेनिस को अलग अलग हिस्से में मैंने बांट के दिखाया है। रूट ऑफ पेनिस, जिसको आप शिश्नमूल कहते हैं। बॉडी ऑफ पेनिस यानी शिश्नकार कहते हैं। ग्लांस पेनिस, जिसको आप कह सकते हो शिश्नमुंड कहते हो, आगे का उभरा हुआ भाग। इस तरह से शिश्न के बाहर वेल्स का स्खलन होता है। शिश्नमुंड पर एक स्किन का त्वचा होता है, उसको फॉरेस्किन कहते हैं, इसको हिंदी में अग्रछद कहा जाता है, या इसको शिश्नाग्र कहते हैं। इस तरह से संपूर्ण स्ट्रक्चर मैंने नर जनन तंत्र का बनाकर समझाया। एक एक पार्ट करके अलग अलग करके बताता हूँ, एक एक अलग अलग तरह। आइए बात करूं नर जनन तंत्र, जो कि आप जानते हैं श्रोणी भाग यानी कि आप कह सकते हैं पैल्विक रीजन में स्थित होता है। इसमें एक एक पार्ट करके मैं चलूं। सबसे पहला पार्ट मैंने आपको दिखाया विल्सन कोष। खास करके विल्सन कोष रखने का जगह, विल्सन को रखने की जगह इंटेस्टिस जहाँ पर आता है, खासकर 2 जगहों के बीच में त्वचा की बनी थैलीनुमा संरचना होती है, उसी को विल्सन कोष कहते हैं। इसमें एक जोड़ी विल्सन रहता है, यानी कि टेस्टिस रहता है। विल्सन कोष एक अच्छा काम करता है, ताप नियमक का काम करता है। और ये विल्सन कोष जो है शरीर से बाहर रहता है, उधर गुहा से बाहर रहता है। त्वचा से बनी थैलीनुमा संरचना को कहते हैं थर्मोरेगुलेटर, इसको भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के ताप से लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम रखता है, और यह ताप बहुत ही आवश्यक होता है विल्सन में होने वाली क्रिया शुक्र जनन यानी शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रण करता है। उसके लिए उपयुक्त ताप होता है, उसके लिए काम करता है। विल्सन कोष में जब विल्सन आ रहा होता है, उससे पहले भ्रूणावस्था में जब विल्सन बन रहा होता है, तो विल्सन कोष में उधर गुहा से एक नलिका के जरिए, उसको कहते हैं इंग्विनल कैनाल, इस नलिका के द्वारा वह नीचे उतरता है। कभी कभी क्या देखा जाता है, ये नलिका खुला रहने के कारण, वैसे तो सही तक से भर जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी इंसान में ये कैनाल खुला रहने के कारण आंत का कुछ भाग अगर उसमें प्रवेश कर जाता है, तो फिर एक प्रॉब्लम होती है, उसको हर्निया के नाम से जाना जाता है, जो कि तीव्र दर्द के तरह से अवस्थाएं उत्पन्न होती है, और इसको बीमारी नाम से इंग्विनल हर्निया के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी होता है डॉक्टर के पास। लेकिन आइए मैं बात करूं विल्सन कोष से दूसरा एक और संरचना। आइए इसके जरिए मैं बताऊं दूसरा स्ट्रक्चर में बताना चाहता हूं, संरचना विल्सन। विल्सन जो कि आपने पीछे थोड़ा देर पहले देखा था, प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में नर के बारे में जाना जाता है। विल्सन एक जोड़ी होता है, और यह गुलाबी रंग की संरचना होती है, अंडाकार संरचना होती है। प्रत्येक विल्सन का अगर मेजरमेंट डायमेंशन उसका देखा जाता है, तो कहा जाता है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, इसके साथ साथ लगभग 3 सेंटीमीटर इसका मोटाई होती है, और इसके साथ साथ 2 से 3 सेंटीमीटर लगभग चौड़ा होता है। और वजन अगर देखा जाए, भार लगभग 12 ग्राम के आसपास भार होता है। इस तरह से इसका मेजरमेंट बताया। विल्सन में देखा जाता है युग्मक तो बनता ही बनता है, हार्मोन भी बनते हैं, जिसको आप एंड्रोजेंस के नाम से जानते हैं, नर हार्मोन एंड्रोजेंस के नाम से जानते हैं।
विल्सन का देखा जाता है जो लेयर कवर होता है वह त्रिस्तरीय लेयर से कवर रहता है। त्रिस्तरीय लेयर यानी कहने का मतलब है 3 स्तरों का आवरण होता है। 3 स्तरों का आवरण, सबसे बाहरी आवरण जिसको आप कहते हो ट्यूनिका वैजिनालिस, दूसरा आवरण है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरा आवरण है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ये 3 आवरण से कवर रहता है हमारा विल्सन। ट्यूनिका वैजिनालिस सबसे बाहरी स्तर होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है और दोनों झिल्ली के बीच में द्रव रहता है, बड़ी फ्लूइड, जो कि यह ट्यूनिका वैजिनालिस के कारण विल्सन, ये द्रव होने के कारण विल्सन आसानी से विल्सन कोश में बिना घर्षण का मूव करता है। दूसरा लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये संयोजी उत्तक का बना हुआ लेयर होता है, दूसरा स्तर होता है। कहता है ये जैसे ही विल्सन में प्रवेश करता है, विल्सन को, मुख्य भाग को अलग अलग खंड में बांटता है, इसको सेप्टा कहते हैं और इस सेप्टा इस तरह से बढ़ जाता है। हर कक्ष को आप कह सकते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यानी चैम्बर लोब्यूल्स। खास करके आप कहते हो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कारण टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते, जो आगे चलते मैं बताऊंगा। लगभग 200 to 300 वह चैम्बर्स बनाता है। ट्यूनिका वैस्कुलोसा सबके आंतरिक संयुक्त का बना हुआ सबसे आंतरिक स्तर होता है और इसमें अनेक पतली पतली नन्ही नन्ही ब्लड कैपिलरीज यानी रुधिर वाहिकाएं फैली रहती है और इससे रक्त उचित मात्रा में प्रवाहित होते रहता है और विल्सन को पोषण प्रदान करता है। आइए मैं नेक्स्ट बताता हूँ। आइए विल्सन के बारे में बता रहा था, जिसका कि आंतरिक संरचना अगर बता दूं ज्यादा बेटर आप समझेंगे, तो वही मैंने हेडिंग दिया विल्सन की आंतरिक संरचना और इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आंतरिक संरचना में विल्सन को आप अगर आप देख रहे हो, उसका लंबवत यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर काटते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स आप साफ साफ देख सकते हो। आइए मैं बात करूं स्क्रोटम के अंदर विल्सन, स्क्रोटम विल्सन कोष त्वचा की बनी हुई, उसके अंदर 3 लेयर मैंने आपको दिखाया, ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जैसे ही विल्सन के अंदर प्रवेश करता है तो अंदर में उसका सेप्टम यानी चैम्बर बढ़ता है। हर चैम्बर का एक नाम मैंने दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसको आप पिंडक कहते हैं, विल्सन पिंडिका। यह लगभग 200 से 300, मैंने कुछ कम दिखाया है, 200 से 300 लगभग ये चैम्बर्स होते हैं। हर चैम्बर में लगभग 1 या 1 से अधिक यानी 1 से 4 तक कुंडलित नलिका होती है, इसको सैम्बल फेलास्टिब्यूल्स कहते हैं, शुक्रजनक नलिका जो शुक्राणु बनाने में मदद करेगा। ये नलिका लगभग पूरे विल्सन में 1000 के आसपास होती है और एक नलिका 70 से 80 सेंटीमीटर लंबी और अत्यधिक कुंडलित होती है। मैंने आपको दिखाया समय कुंडलित, और ये नलिका कुंडलित सभी मिल करके आगे निकलती है और लगभग 10 से 20 नलिका है जो 20 से 30 नलिका के रूप में पतली पतली जाल जैसी संरचना में खुलती है। उस जाल कहते हैं विल्सन जालिका, इसको हिंदी में रेटिटेटिस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में विल्सन जालिका कहते हैं। रेटिटेटिस ये नलिका ऊपर की महीन महीन पतली पतली 10 से 12 नलिकाएं के रूप में खुलती है। ये आपका नलिका कहता है शुक्र अपवाहिका, जिसको इंग्लिश में भाषा रेफरेंसिया कहता है। ये नलिका विल्सन की सतह पर ऊपर एक कुंडलित संरचना में खुलती है। अधिविल्सन का 3 हिस्सा बांट के दिखाया। शीर्ष को कहते हैं कॉपट, शरीर भाग को कहते हैं आप कॉर्पस और पूंछ वाले भाग को कहते हैं आप कौडा। ऊपर वाला शीर्ष, बीच वाला काय और नीचे वाला पूंछ, ये तीनों मिलाकर एपिडाइमिस, और एपिडाइमिस होते हुए शुक्राणु आराम से बाहर निकलता है शुक्रवाहिका के द्वारा, वासा डिफरेंस के द्वारा, और आगे अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये आपका था इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ मैं आगे वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगा।